नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। बीजेपी ने हिमाचल चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र 2022 नाम दिया है। इस घोषणा पत्र को तमाम वादों से भरा गया है, जिसमें रोजगार से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की बात कही गई है। और इसी घोषणा पत्र में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाकर सियासी दांव चल दिया है। वादा किया कि बीजेपी अगर सत्ता में दोबारा आती है तो हिमाचल चुनाव के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाएंगे। इससे पहले गुजरात में भी बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उछाला है। कमेटी बनाने तक का ऐलान कर दिया गया और अब हिमाचल में भी वही दांव चला है। तो क्या बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व की पिच पर आकर हिमाचल और गुजरात के रण में विरोधियों को मात देने की बिसात बिछा रही है, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के सहारे 2024 के लिए ये तैयारी की जा रही है? आज की बहस इसी मुद्दे पर करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएगा। उनकी नीयत खराब है। मैं आपको बताता हूं, संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो आज की बहस इन्हीं बड़े सवालों के साथ आज हम करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड से 2024 का सत्ता पथ, हिमाचल चुनाव में यह हिंदुत्व पर क्या रण होगा और कॉमन सिविल कोड क्या सत्ता तक पहुंचाएगा? हिंदू ना मुसलमान, कानून एक समान, जनता के रण में हिंदुत्व पथ का क्या यह चुनाव होने वाला है? तो इसी मुद्दे पर आज बहस होगी। और आज की बहस में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे हमारे साथ हैं। अक्कू श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे। मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती नदीमुद्दीन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो राजीव पांडे जी, चुनावों से पहले बड़ा दाव आपने चल दिया है, तो हर राज्य में जहां जहां चुनाव हो रहा है आप यही दाव चल रहे हैं। अगर विकास पर इतना भरोसा है तो फिर यूसीसी का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? नहीं, देखिए मनसा जी, अगर आप 2019 का जो देश में जो बोल सके, अगर आप 19 का अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले जनसंघ, और उससे पहले अगर और थोड़ा पीछे आप जाएंगे तो प्रजा परिषद तक में 3 विषय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आर्टिकल 370, कॉमन सिविल कोड, राम मंदिर। तो इसलिए इस विषय को आप भूल जाइए, ये हमारे लिए प्राणों से जुड़ा हुआ विषय है। और जो चल रहा है डेवलपमेंट वो तो चलेगा, साथ में ये भी करना है, हम भूले नहीं हैं। अगर आप हमारे पहले मैनिफेस्टो को उठा के देख लीजिए और आज जो काम बाकी है हम उस काम को करेंगे। जहां तक बात है कि हिमाचल में क्यों किया, गुजरात में क्यों किया, भाई स्टेट गवर्नमेंट को भी तो अपने एजेंडा को लेकर के जाना है जनता के बीच में। और मैं एक बात और बताता हूं, जो सबसे बड़ी बात है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं, मैं आप हर पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि वो उन विषयों को लेकर के, डेवलपमेंट का विषय है या आइडियोलॉजिकल इश्यूज है, आप उसको लेकर के जनता के बीच में जाइए। जनता जब कह दे हाँ करना है तो करना है। फिर अगर जनता, तो ये तो अच्छी बात है ना, आपको तो खुश होना चाहिए। अब आप क्या है, 11 बातें उन्होंने कहा आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, आपने पहले विषय पर उठाया। उन्होंने कहा कि जो हमने कहा वो तो किया ही, जो नहीं कहा वो भी किया। क्या हिमाचल की सड़कें, बिजली, जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ? क्या उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी थी, क्या पूरे देश में हर घर नहीं पहुंचा? क्या उज्ज्वला योजना की स्थिति पूरे देश को नहीं पता? क्या इतनी बड़ी आपदा थी, क्या हमने जो प्रधानमंत्री जी जो है कि 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, वो सबको नहीं मिला? और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की किसान के लिए, जिसको मैं अफर्मेटिव एक्शन मानता हूं, कि देश में 6000 तो किसान सम्मान निधि है ही, हिमाचल की सरकार 3000 और किसानों को किसान सम्मान निधि देगी। तो मेरा ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड
और जो आर्टिकल 370 तो रहा नहीं, राम मंदिर तो बन रहा है, भव्य राम मंदिर। जी राजीव पांडे जी, मैं टाइमिंग को लेकर सवाल आपसे पूछ रही हूँ। ये हर चुनाव से पहले ऐसा क्यों होता है? उत्तराखंड में चुनाव थे, उससे ठीक पहले आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये वादा कर दिया। अब गुजरात में चुनाव है तो वहां पे भी आप कह रहे हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, और यहाँ पर हिमाचल में भी। अब आपकी 5 साल यहाँ पर सरकार रही, 8 साल हो गए केंद्र में आपकी सरकार है, तो फिर चुनावों से पहले ये ऐलान क्यों होता है? टाइमिंग को लेकर सवाल है। नहीं देखिए, टाइमिंग को लेकर के आप चिंतित ना हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बाबा साहब अंबेडकर का सपना है, आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। उन्होंने तब इसलिए नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस के जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने विरोध किया। इस परिस्थिति में हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है राजीव जी, बोलिए अपनी बात, फिर मुझे अजय वर्मा जी से भी लेना है कमेंट। उस परिस्थिति में जब देश में आज धीरे धीरे जनमत बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 10 बार कहा है अपने जजमेंट्स में। अगर आप ये साहबानो केस भी उठा करके देख लीजिए, तब भी उन्होंने कहा था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। सेवरल हाई कोर्ट्स ने कहा है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। तो मेरा मानना है कि हम डेमोक्रेसी में है, चुनाव से पहले अपनी बात कहनी चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए और उसको लागू भी करना चाहिए। मैं कह रहा हूं, यही लोग कहते थे, एक मिनट, यही लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख इनको बता देते हैं। 24 मेरे हिसाब से, अगर मैं सही कलेक्टर, 24 जनवरी फरवरी में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा और हम सब लोग चलेंगे पूजा करने वहां। इन्होंने आर्टिकल 370 की बात कही, डस्टबिन में फेंक दिया हमने उसको। हमारे गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इसके लिए लंबी लड़ाई चली, बलिदान हुआ लोगों का, लाखों लोगों का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से शुरू हुआ और उसके बाद देखिए नहीं तो राजीव जी, आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले नहीं इसे लाने दे रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को। नहीं, आप लाना चाह रहे हैं, वो नहीं लाने दे रहे हैं, यही कह रहे हैं ना? इनको भी बोलना चाहिए, ले आओ। ठीक है। अजय वर्मा जी हमारे साथ हैं। अजय वर्मा जी, उड़ा दिया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए देश में एक समान। अगर कानून सभी धर्मों के लिए हो तो इसमें आपत्ति होनी चाहिए क्या? मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? जी अजय वर्मा जी, अपनी बात बोलिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही। हेलो जी अजय वर्मा जी, अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाया, दोबारा सुनाए। मैं जी, हमारे साथ राजीव हैं और राजीव जी कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे जी, कि हम तो ये लाना चाह रहे हैं, पहले से हमारे मैनिफेस्टो में ये शामिल रहा है और एक समान कानून होना चाहिए जो सभी धर्मों पर लागू हो, और कांग्रेस की ओर से ये डंगा लगाने की कोशिश हो रही है, तो कांग्रेस भी इसके लिए राजी हो जानी चाहिए। 2014 में जब लोकसभा के आम चुनाव हुए थे तो इनके मैनिफेस्टो में ये प्राथमिकता में था। 2014 से आ गया। इन्हें अगर लाना होता है तो सही होती, ये अब तक आ गया हो। केवल इनका चुनाव के आईटी सेल के कार्यकर्ता है और चरम अंधभक्त, उनका उद्देश्य ये है भेद किसी भी तरह से आपके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी। हिमाचल में सेब के जो व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, हमने कहा है कि योजना बहाल करेंगे हम हिमाचल में, और हिमाचल में हम हिंदुस्तान की हर वो जो लोग इन्होंने वादे पूरे नहीं करे, की सरकार किस तरह से। अच्छा, इस योजना का क्या अर्थ है, क्या हिमाचल का पॉइंट ऑफ? अजय वर्मा जी, ये थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, कट कट कर आपकी आवाज आ रही है और दर्शकों को भी ये क्लियर नहीं हो पाएगा। हम कोशिश करते हैं इस कनेक्शन को भी हम ठीक कर दें। अक्कू श्रीवास्तव जी, ये बार बार हर मैनिफेस्टो में इसको शामिल करना, अब 1989 में पहली बार घोषणा पत्र में शामिल किया था बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, और हर चुनाव से पहले या हर राज्य में अलग अलग जाना, ये एक स्थानीय मुद्दा है या ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है? देखिए, ये स्थानीय मुद्दा तो कतई नहीं है, और हिमाचल आप देखें तो हिमाचल में ये कतई मुद्दा नहीं, क्योंकि मुसलमान जो यहाँ पर है वो सिर्फ 2% है, और 2% की दर के लिए ये इतना बड़ा बना, लेकिन इसका परसेप्शन है तो बहुत बड़ा हुआ
और परसेप्शन का अंतर हिमाचल से ज्यादा गुजरात में पड़ने वाला है। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की गुजरात की राजनीति करने के लिए हिमाचल में रणनीतिक खेल जाना है, ना कि ये स्थानीय मुद्दे का मामला। स्थानीय मुद्दे जो मेरे हाथ में क्या है, हिमाचल चिंता में ही हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है और उसका सबसे सशक्त पक्ष अगर होगा तो वो ये है स्त्री वाला, जिसमें स्त्री संकल्प का जैसे कि कांग्रेस ने ओपीएस लागू करके अपनी बात बड़ी और बड़ी खींचने की कोशिश की है। उसी तरीके से भाजपा ने भी उससे अलग तरीके से उठा जो ज्यादा बड़े हैं उसमें शगुन योजना तैयार कर दिया गया है। स्कूली बच्चियां उनके लिए बड़ी जो लड़कियां के लिए स्कूली की बात की है, 500 रुपए फ्री लोन देने कहा गया है। 30,000 रुपए ये अपना बड़ा प्रचार किया जाएगा। 1000 रुपए प्रेग्नेंट महिलाओं को जाएंगे इलाज के लिए और इंटरेस्ट जो है लोगों को जो रोजगार के वो जो वो पसंद किया जाएगा। इंटरेस्ट ने सबसे बड़ा करने की कोशिश की है वो है और ने आप बड़ा असर किया। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी की उसके विपक्ष तो दूसरे दल में जाने के दूसरे दल में जाने की किया बहुत बड़ी संख्या है और उसको जेपी नड्डा तक जो जेपी नड्डा जो कहने बहुत सारी चीजें। ठीक है अंकुर श्रीवास्तव जी, आपके भी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, ये आपका भी कनेक्शन हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। इस बीच में एक कमेंट ले लेती हूँ। मुफ्ती नदीमुद्दीन जी भी हमारे साथ हैं और फिर अजय जी के पास भी चलेंगे। मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, जब भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होती है तो इतनी घबराहट क्यों नजर आती है? मुसलमान समाज में मौलाना जो है वो पूरी तरह से भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट का मुद्दा है या देश का मुद्दा है? मैं कहता हूं कि देश में स्टेट को भी कानून बनाने का अधिकार है, सेंट्रल को भी कानून बनाने का अधिकार है। अगर भाजपा इतनी हॉनेस्ट है तो क्यों नहीं पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही? भाजपा और केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इसको मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं तेलंगाना से हूँ, तेलंगाना में सगी मामू भांजी का हिंदुओं में शादी होती है, एक हिंदू दो बहनों को एक साथ रख सकता है शादी करके। तो नॉर्थ ईस्ट में दिए हुए कानून का आप क्या करेंगे? मैं भी एक किसान हूँ, आज तक एमएसपी का रेट मिलता नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल पर, अगर भाजपा का थोड़ी भी शर्म है तो भाजपा पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए और पार्लियामेंट बिल पास करे। लॉ कमीशन ने क्या कहा? इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैं कानून का जानकार हूँ, लॉ कमीशन ने कहा कि भारत में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आर्टिकल 44 कहता है कि होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर नेहरू, पंडित नेहरू और बी अम्बेडकर ने बहुत ज्यादा डिबेट किया है कानून सभा में। तो मैं कहता हूँ कि क्या जरूरत है भाई हिमाचल में क्या कोई बाहर का जमीन आकर के खरीद सकता है? क्या नॉर्थ ईस्ट में जाकर के हम जमीन खरीद सकते हैं? तो भाजपा और केजरीवाल हिंदुत्व का मुद्दा उठा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं नहला पर दहला कह रहा हूँ, मेरा डिमांड है कि बिल लाइए और यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लेकर के आइए। नहीं तो मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, जो बातें आपने कही मैं ये समझूं कि पूरे देश में से लागू कर दिया जाए तो ठीक है, समान अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन राज्य में ये मुद्दा नहीं उठाया जाना चाहिए अलग अलग से, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। और क्या यूनिफॉर्मिटी आएगी इससे? पहले मेरा ये सवाल है। नहीं मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, एक बात कहिए ना, आप चाहते हैं नहीं, आप कह रहे हैं कि राज्य का मुद्दा नहीं है, ये केंद्र का अगर मुद्दा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाना चाहिए ना फिर आपके हिसाब से? बिल्कुल, सभी धर्मों पर लागू होगा। हाँ, 8 साल से क्या करें? एक गाय के मुद्दे पे नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में गाय काटी जाती है, गोवा में इनकी सरकार में गाय काटी जाती है। अरे कानून नहीं ला सकते और आकर के ये जो है हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। इसको मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू करें। चलिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए। राजीव पांडे जी, क्या रोक रहा है आपको?
आपकी मंशा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आप इसे लागू नहीं करना चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ आपका चुनावी हथियार है, चुनावी दाव है। हिमांशा जी, यही बात भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के बारे में भी कहा जाता था। आर्टिकल 270, आपको याद होगा, एक हैदराबाद का नेता है, वो कहता था हो ही नहीं सकता। कश्मीर का नेता था, पिता पुत्र दोनों हैं, वो कहते थे आग लग जाएगी। मुफ्ती जी को मैं कहता हूँ वो आराम करें और उनके रहते वो देखेंगे कि कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होगा। अब इन्होंने कहा अब लीगली अज्ञानता में आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दोनों में जो चलता है ये यूनिफॉर्म सिविल क्या मैंडेट करता है, मैरिज को और इनहेरिटेंस को स्टेट भी बना सकती है कानून, सेंटर भी बना सकती है। इसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। गोवा में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अगर कोई स्टेट चाहे कि हम जाकर के बना लेंगे सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई रोक नहीं सकता है। और मेरा एक कहना है, कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है। अगर अभी रातों रात बना दे तो ये लोग कह दीजिए कि किसी को कंसल्ट नहीं किया, ये नहीं किया। देखिए, मेरा एक कहना है, आज के डेट में देश में जहां जहां जाएगी बात, अभी हिमाचल की जनता कहेगी हाँ ठोक के बढ़ना है, उत्तराखंड की जनता ने कह दिया है, उत्तर प्रदेश में बात चल रही है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, पहले इनको ये समझाइए। ये मैरिज को और इनहेरिटेंस को रेगुलेट करने की बात है। मैं नहीं जाना, मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूँ, लेकिन जो अधिकार नहीं है। लेकिन राजीव पांडे जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था कि संसद को देश में समान नागरिक संहिता पर कोई कानून बनाने या उसे लागू करने का निर्देश वो नहीं दे सकता। तो फिर हर राज्य में जा जाकर आप ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं कि हम इसे लेकर आएंगे, हम इसे लेकर आएंगे? हिमांशा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए हिमांशा जी, ये सेपरेशन ऑफ पावर का विषय है। ये पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। आप मत बताइए ये केंद्र का स्टैंड था या नहीं था राजीव पांडे जी? स्टैंड देखिए, स्टैंड में आपको एक बात बताता हूँ। जब आर्टिकल 370 को भी चैलेंज किया गया, 35A को भी चैलेंज किया गया, तो सेंटर ने कहा ये मुद्दा दूसरे लोगों के हाथ में है। या समझिए इलीगल बात है, कोई अपने एक्ट को कोई सरकार नहीं कह सकती है कि ये इलीगल है। फिर उन्होंने हटा दिया, आज वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जहां तक बांग्लादेश को आप समझने की कोशिश करिए। नहीं तो राजीव पांडे जी, जो दर्शक सुन रहे हैं आपको, उन्हें आप ये भी तो बताइए ना, आप इसे लेकर कैसे आएंगे? जो भी वादे किए जाते हैं संकल्प पत्र में, ये तो चुनाव आयोग भी कहता है, उसकी फिजिबिलिटी भी आपको बताना जरूरी है मतदाताओं को कि ये कैसे लागू किया जाएगा। हिमांशा जी, हम पूरे देश में इस विषय को लेकर के जाएंगे। जैसे हम आर्टिकल 370 को लेकर के गए, जैसे हमने तलाक में, ट्रिपल तलाक में, मुफ्ती साहब यहाँ बैठ रहे हैं, उन्होंने कभी फतवा जारी नहीं किया जो लोग गंदे काम कर रहे थे। जो लोग आज भी अल्लाह के बारे में मुफ्ती साहब को बोलना चाहिए, बहुत ही उम्र दराज आदमी है, बहुत सीनियर स्कॉलर लग रहे हैं, इनको उसके खिलाफ बोलना चाहिए। मेरा कहना है ये इनहेरिटेंस और मैरिज को रेगुलेट करने वाला कानून है और ये पूरे देश में एक लागू होगा। बाबा साहब के अपडेट करके, बिल्कुल मुफ्ती साहब ने तो ही कहा कि उस समय बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे फंडामेंटल राइट्स जो है ये आर्टिकल 14 से 32 के बीच में रखा जाए कि कोई भी आदमी कोर्ट जाकर के इसको इन्फोर्स करा पाए। राजीव जी, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कैसे आप इसको लेकर आएंगे। आप हर जगह जाकर, हर राज्य में जाकर वादा जरूर कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, लोकसभा में लेके आएंगे सब हर चीज का। नहीं, आप दूसरे राजनीतिक दलों से, स्टेक होल्डर से बात करेंगे या आप अपने आप ही ले आएंगे? मैं लेके पार्लियामेंट में आएगा, चिंता मत करिए। जो लिखा हुआ है हमारे मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो छप गया वो जरूर होगा। समय लग सकता है निरंतर जी, इस सब एक प्रक्रिया है। ठीक है अजय वर्मा जी, आप तैयार हैं? कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है, होना चाहिए? आपको याद हो कि आप तरह से पूछा और ये किस तरह से प्रोपेगेंडिस्ट इनके लोग ऊपर गए, चले गए। याद हो 2014 15 लाख रुपए हर एक को नौकरी देंगे और गरीब अमीर पर हो जाएंगे, चप्पल वाले हो जाएंगे। आज तक उसकी सफाई नहीं दे पाए, जबकि गृह मंत्री ने कहा है तो चुनावी हथकंडे होते हैं। तो गुजरात, हिमाचल में और गुजरात में चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर का झूठ बोलेगा। ये इनका जो धोखा पत्र आया है, जो हमारा 51 सदस्यीय संकल्प पत्र आया, जिसमें हमने कहा था कि राजनीतिक आधार पर किए गए तबादले रद्द करने और विभागों में फंक्शनल पोस्ट 3 माह से भरने का फैसला लिया है, और हम APL परिवारों को BPL की तर्ज पर राशन देने, BPL सूची को अपडेट करने, प्रतिमाह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली, ग्रामीण सड़कें बनाने, भू अधिग्रहण कानून लागू कर भूस्वामियों को 4 गुना मुआवजा देने का फैसला किया है।
और 5 वर्षों में हमने 5000 किलोमीटर सड़कें बनाने, टैक्सी वो परमिट अपनी 15 वादे साल सबने करने। पढ़ लिया अजय वर्मा जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आप इसका स्वागत करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल नहीं, कोड अब लाया मैं ये जाता है बताना तो चाहता हूं, अब मैं मिलना ये चाहिए बताना समान चाहता हूं। अधिकार जी, जी। सभी को, चाहे किसी नहीं, भी नहीं, धर्म से हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों की नीति अगर ये सही हो, एंटी इनकन्वेंसी, इनके खिलाफ महिला, इनके खिलाफ बच्चे, इनके खिलाफ हिमाचल का वोटर है, और हिमाचल के 68 सीटों के वोटर अब के चाहते हैं कि इनको जीरो पे घुमा दिया जाए, ये दिखाने के लिए कुछ भी है। अगर इन्हें अजय जी, लाना आप इन है, पर तो चुनावी फायदा लेने का आरोप लगा रहे हैं, और जो आपने शाहबानो का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो पलट दिया, वो किसके लिए किया गया था? वो भी तो तुष्टिकरण के आरोप आप पर लगे। देखिए मीमांसा जी, 2014 के बाद भारत आजाद हुआ, आजादी भारत को 2014 के मिली, और 2014 में गुजरात से जो है वो वास्को डिगामा साहब आए थे जिन्होंने भारत की खोज की थी। तो 84, 85, 90 की बात करनी तो बेबुनियादी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही यहाँ के लोगों को कोई जरूरत है। ये प्रोपोगंडिस्ट के प्रोपोगंडिस्ट हैं, ये प्रोपोगंडिस्ट हैं, ये झूठ उगाते हैं, सुबह को झूठ दिखाते हैं, झूठ ही बोलते हैं, झूठ पे सोते हैं, झूठ ही खाते हैं, और झूठ ही पीते हैं, झूठ ही बोलते हैं। इनका चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक चले जाएंगे, लेकिन ये जनता अजय जी, आप इतना सच बोलते हैं तो जनता आप पर विश्वास क्यों नहीं करती? विश्वास होगा ना। गुजरात में 27 साल से आपको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? मीमांसा जी, हम गुजरात में 100 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं, और हिमाचल में हम 50 से ज्यादा सीट जीत के सरकार बना रहे हैं। काउंटिंग के बाद हम और आप फिर चैनल पे बैठेंगे, और और आप फिर रूबरू होंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अगर लड़ाई लड़नी है तो हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान जो है को छोड़कर, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान को छोड़कर ये चुनाव लड़े, पेट्रोल पर, डीजल पर, गैस सिलेंडर पर ये चुनाव लड़े, बेतहास महंगाई की वृद्धि दर पर ये चुनाव लड़े, बेरोजगारी की दर पर ये चुनाव लड़े, मध्यम वर्ग के लिए सुविधाएं देने के नाम पर ये इन्होंने 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे लेके उन्हें केवल अनाज पे आश्रित कर दिया। आज वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 109 नंबर पर पहुंच गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हम 139 नंबर पर पहुंच गए। और ये ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए सिर्फ ये ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस पर जवाब जरूर लूंगी राजीव जी से। और जो बाकी मुद्दे हैं वहां पर, जो सरकारी कर्मचारी किस तरह से नाराज हैं, जो सेब उत्पादक हैं, उनका भी सवाल हम जरूर उठाएंगे। तो हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 11 वादे किए गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का यहां पर दाव चल दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत से वादे किए गए हैं रोजगार को लेकर, और महिलाओं को खास तौर पर तवज्जो दी गई है इस संकल्प पत्र में। और इससे पहले कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, जिसमें रोजगार को लेकर वो भी बड़े बड़े दावे कर रही है। महिलाओं को और ज्यादा एम्पावरमेंट की बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही है, और इसी को लेकर आज हम कर रहे हैं ये बड़ी बहस। और एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। राजीव पांडे जी, आप जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि जो नहीं कहा वो भी कर दिया, जो कहा था वो तो कर ही दिया। अब ये बता दीजिए कि सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या किया, और सेब उत्पादक जो हैं वहां पर आपके राज्य में, उनके लिए क्या किया? देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए अगर आप देखें तो जो भी पॉलिसी थी उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए सेब तक की जो बात है, पूरे जो उनको जो सपोर्ट प्राइस है, जो आज भी बात हुई किसान सम्मान निधि का जो सपोर्ट प्राइस है, और जो ये है वो तो जाएगा ही। अब सेब उत्पादों के लिए जो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें होती है, अगर किसी चीज को अगर आप देखें तो जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अपग्रेडेशन हुआ है, आप हिमाचल में जाकर के आप कहीं भी पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है, इस तरीके का जो पेरिशेबल गुड्स है, आपको उसके इलेक्ट्रिसिटी और रोड की जो व्यवस्था है उसमें देख लीजिए। और वही स्थिति हिमाचल में है, वही स्थिति जम्मू कश्मीर में है। जहां तक आप हमारे मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में क्लियर है कि हमने क्या, पहले हमने क्या कहा था वो क्या किया, आगे जो करना है वो करेंगे। अगर आप मैनिफेस्टो के कंपैरिजन में देखिए तो जब 2019 में चुनाव चल रहा था मीमांसा मलिक जी, तो कांग्रेस ने कहा था हम 6000 रुपया पर मंथ देंगे, कोई न्याय टाइप का स्कीम की बात की थी, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। तो खाली वादे करने से काम नहीं बनेगा, जो वादा करते हैं। राजीव जी, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। 12% आपने जीएसटी लगा दिया, सेब उत्पादक बहुत ही नाराज हैं वहां पर। जो पैकेजिंग कीमत है वो उनके लिए बढ़ चुकी है। 10 लाख सेब की खेती करने वाले किसान हैं हिमाचल प्रदेश में, और उन पर ये बड़ी मार पड़ रही है। उनके लिए क्या किया? देखिए, देश में जीएसटी जो है, आप देख रहे हैं कि उसका कि जीएसटी अगर लगा है, अगर वो लगेगा कि उससे उनका निगेटिव इंपैक्ट है तो उसको देखेगी सरकार। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनने की, समझने की कोशिश करिए। जीएसटी लगा होगा,
लगा है, लेकिन जब आप अपने उत्पाद को आप ले जा नहीं पा रहे हैं, आप उसको प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, जीएसटी की बात आपको, पैकेजिंग की बात है, पैकेज्ड गुड्स पर आप देखिए पूरे देश में जो कानून है वो तो लागू रहेगा और अब उसको सरकार देखेगी। मैं आपको कुछ और कहना चाह रहा हूं, इस अगर आप देख लीजिए कि चाहे वो देश की स्थिति में या गुजरात की स्थिति में भी आप बात कर लीजिए, 27 साल से सरकार बन रही है, क्या आपको लगता है बिना काम किए हुए किसी को सरकार मिल जाती है क्या? और इस बार हम साबित कर देंगे। उत्तर प्रदेश में भी ये था रिवाज की 5 साल के बाद कोई सीएम वापस नहीं आएगा, माननीय योगीनाथ जी आदित्यनाथ जी आए और वो हैं। अब आपने कहा कि गवर्नमेंट में एम्प्लॉइज के लिए आपने क्या किया है, हमने वो सब कुछ किया है जो जरूरी है। वो तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाहते हैं कि लागू हो, नहीं देखिए, और उसको लेकर संकल्प पत्र में कहीं कोई चर्चा नहीं की जाती। ओल्ड पेंशन स्कीम जहां जहां जो भी कह रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां कह रही हैं, वो पहले अपने यहाँ लागू करके दिखाएं। देखिए क्या है ना, आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 में चला गया, आज उसके लिए एनपीएस का सिस्टम है, उसमें आप पेंशन स्कीम है, आज के रेट में है, और बहुत लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जो लोग उसको ठीक से एनपीएस का आप कंपैरिजन कर लीजिए। मेरा यह कहना है कि जो लोग कह रहे हैं कि कई पार्टियों ने कहा, जैसे झारखंड में एक पार्टी ने कहा, उसके बड़े बड़े नेता जेल चले गए, वैसे सब चोरी के आरोप में है और अब सीएम साहब को खुद बुलाया गया है, तो एनपीएस उसके ओल्ड पेंशन स्कीम के अगेंस्ट में एनपीएस आया था और वो अच्छा काम कर रहा है, ऐसे लोगों का मानना है। सरकार उसको कर रही है, लेकिन जो पार्टियां कह रही है कि हम देंगे, पहले अपने स्टेट में दे दे, पहली बात। और दूसरी, अब कांग्रेस पार्टी जो बोलना है, मैं तो वर्मा जी की बातों का जवाब भी नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो बड़ा ही दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि न्याय स्कीम 6,000 रुपए पर मंथ देने की बात थी, जनता कहना ना झूठा है, ये करप्ट है, ये उस परिवार से आता है जिसने देश को लूटा है, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। मुझे मीमांसा जी, चलिए मैं इस सवाल पर भी आऊंगी, क्या ये जो आपकी कमजोर कड़ियां हैं इन्हीं को आप ढकने की कोशिश कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए कि अगर इसकी वजह से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हो जाए? मैं आपसे कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा जी से पूछ लेते हैं। अजय वर्मा जी, ये जितनी जितनी कमजोरियां आपको नजर आ रही हैं जो कि बीजेपी की हो सकती हैं, सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी है, वहां पर जो युवा है, बेरोजगारी की दिक्कत वहां पर है, उसको लेकर ये दिखाई दे रहा है आपके घोषणा पत्र में कि आप इन्हीं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, महिला हो, युवा हो। मैं अभी योग परम और चरम योगी प्रवक्ता को सुन रहा था, वो किस तरह से साफगोई से झूठ बोलकर इन चीजों को छुपा रहे हैं। सेब की खेती को तहस नहस कर दिया हिमाचल में, ये पूरा संसार जानता है कि किस तरह से। देखिए 5 परिवारों के मैं नंबर दे दूं अगर आप उनसे बात करना चाहें, अभी जो गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा आके बस गए हैं, सेब की खेती करते थे, छोड़ के चले आए हैं। ये तो मैं केवल वो आंकड़े बता रहा हूँ, आप कॉमन आंकड़े हैं। व्यापार के नाम पर लोग वहां ठगे गए, नौकरी के नाम पर वहां ठगे गए, और जो पुरानी पेंशन योजना है सरकार पता नहीं क्या क्या वादा करे थे लेकिन नहीं कर रही थी। अब हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने वादे तो हिंदुस्तान के हर स्टेट में करे थे। गुजरात का ये जिक्र कर रहे थे 27 साल का। अरे भाई, जिस दिन मोरबी की वो भयंकर नरसंहार हुआ, दुर्घटना हुई, उसी दिन पता चला कि यहाँ कोई और भी चीफ मिनिस्टर है, वरना आज तक तो प्रधानमंत्री को चीफ मिनिस्टर समझा जाता था वहाँ। उस दिन पता चला कि यहाँ कोई दूसरे चीफ मिनिस्टर है। मेरा ये कहने का मकसद है कि मेन मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और ये डबल इंजन की सरकार केवल देवभूमि हिमाचल के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। झूठ का घोषणा पत्र इन्होंने घोषित किया है। इन्होंने पहले भी कितने वादे किए थे, आज तक पूरे नहीं किए हैं। इनके जो एजेंडे हैं हिंदू, मुस्लिम और ये यूनिवर्सल सिविल कोड, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिजाब और नफरती भाषण, हेट स्पीचर्स इनके पास। देखिए नुपुर शर्मा, टी राजा, माननीय अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, प्रवेश वर्मा सांसद, और दिल्ली में वो समझ में नहीं आ रहा है क्या, मतलब डिबेट को आप डिरेल कर रहे हैं कि ये सारे लोग। आपको क्या लगता है कि तो नहीं बोला था भाई। ठीक है, मैं इस पर एक कमेंट लूंगी। अब अकुश श्रीवास्तव जी तक भी हमारी आवाज पहुंच पा रही है। अकुश श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे हैं कि ये क्या ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर कमजोरियां हैं बीजेपी की, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी है, सेब उत्पादकों की अपनी नाराजगी है, तो ध्यान भटका दिया जाए और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया गया है? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो वो हमेशा मूल मुद्दों पे जब चुनाव के वक्त है वो ध्यान रखने की कोशिश करता है, और वो कोई भी शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हो। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। और लेकिन एक जो हिमाचल में तमाम विरोधाभास के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत दिखता है तो उसके पीछे कारण ये है कि जो हमेशा यहाँ होता रहा है कि एक सरकार आई है, दूसरी चली गई है, एक
सकता रहता था, वो यहाँ इस बात इतने विरोध के बाद भी अभी पूरा नहीं दिख रहा है कि इनके लिए बराबर बड़ी चीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों में गुस्सा नहीं है, लोगों में बेरोजगारी को लेकर गुस्सा नहीं है, बातों में लेकर गुस्सा नहीं है, और सिर्फ उन बातों को लेकर के उन्होंने तो ये तक किया है, वायदा भी ये है कि वो जीएसटी पर वापसी करने को मजबूर हुए हैं, जो वायदे में है वो उसको उन्होंने किया है। इसी तरीके से कुछ और मुद्दों को हल करने की कोशिश की है, और आप उससे ज्यादा और पूछ सकते हैं कि अभी जब कुछ महीने पहले जो बाय इलेक्शन हुए थे जिसपे जो झटका मिला था भारतीय जनता पार्टी को, वो यहाँ पर लोगों के जब मैंने बातचीत की तो उसका कहना था कि हमने जानबूझ के किया था, लेकिन ये बात की गारंटी नहीं होती है कि विपक्ष जो दूसरी पार्टी है वो सरकार में आ जाएगी। अब स्थितियां बिल्कुल बदल गई है, और आज जो इलेक्शन है, बाय इलेक्शन के जो रिजल्ट है वो आप देखिए किस तरीके से पलट रहे हैं। टीआरएस जहाँ पूरी तार लगी थी, जो सबसे महत्वपूर्ण था, वहाँ क्या हुआ है, वहाँ पर 2000 वोट से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हारी है। बिहार जहाँ नीतीश कुमार और आरजेडी का था, वहाँ एक सीट खींचने की जीती खींच दी गई है। यूपी में तो वो जीती गई है और सब जगह उसकी जीत हुई है, लेकिन ये एक माहौल बताता है। तो उस माहौल का असर हिमाचल में भी आपको देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि लोग उससे बहुत ज्यादा यहाँ भारतीय होंगे, और धीरे धीरे भारतीय राजनीति में ऐसा होता चला जाता है कि एक और भावना जो जाति से राज्य से ऊपर उठ गई है, और वो है देश के लिए देश वाली भावना। अब वो कहाँ तक जाएगी, किस हद तक जाएगी, देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दोनों ही दल, लेकिन अंकुश श्रीवास्तव जी, हिमाचल जैसे राज्य में, एक पहाड़ी राज्य जहां पर अपनी समस्याएं अलग अलग तरह की होती हैं, और जो हम हमेशा बात करते हैं विधानसभा चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो जरूर कहीं ना कहीं हावी होते हैं। अब ये जो दाव है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये वाकई कारगर हो पाता है किसी राज्य में? मुझे देखिए, वो हिमाचल के लिए है भी नहीं बताता हूँ। हिमाचल में सिर्फ दो, मैंने पहले भी कहा कि 2% मुसलमान है, उसको बेचारे परेशान नहीं होता है। यहाँ का मुसलमान बहुत पीड़ित नहीं है, ना ही उससे उसका असर पड़ रहा है ये, लेकिन परसेप्शन रीजनल बन रहा है, और तो आगे आने वाले दिनों में राज्य की लड़ियां है उसका डालेगा। उसको देखा आपने उत्तरांचल में मैंने घोषणा कर दी, गुजरात से कर दी, तो यहाँ कर दी। तो ये जो एक है कि साहब हम हिंदुओं का जो बहुसंख्यक है उसका वोट एक रखने की कोशिश में ये एक गाँव है, जो राजनीतिक दल, मैं फिर कह रहा हूँ, ये राजनीतिक दल अब तक के तरीके से दांवपेच खेलते रहे हैं, और अब तो शतरंज की बिसात इतनी बड़ी दिख गई है, इतनी मुश्किल बिसात है, तो बर्ड प्लेयर बैठे हुए हैं ऐसा लग रहा है। अब वो एक डायरेक्ट लड़ाई से नहीं चल रहे, वो कई घर आगे की सोच है, और ये दोनों के चुनाव का नतीजा है जो बहुत बड़ी जी। राजीव जी, ये फिर 2024 से पहले का ये ट्रेलर है, उसकी तैयारी हो रही है? करना चाहता हूँ, अभी श्रीवास्तव जी ने जो वरिष्ठ पत्रकार ने की बात कही कि आज भी एक रिजल्ट आया है अक्रॉस द कंट्री, 7 सीट, जिसमें एक तो भाजपा ने छोड़ दिया था, उद्धव जो वहाँ की उनकी पत्नी लड़ रही थी। 6 सीट में से 4 सीटें भाजपा जीत चुकी है, 1 सीट आरजेडी जीती है, वो भी इंडिपेंडेंट है अनंत सिंह, उनकी ताकत से वो आरजेडी की जीत नहीं है, नहीं मैंने मानता, अनंत सिंह की जीत है, और 1 सीट पर अभी भी चल रहा है कसमकस। अक्रॉस द कंट्री बात चल रही है। ये क्या होता है कि चुनाव के वक्त में ना बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कांग्रेस के लोग भी आ जाते हैं। अगर आपको यूपी चुनाव याद हो मीमांसा जी, तो ऐसे अगर आप रिवाइंड कर लीजिए ना, तो ऐसे लगेगा कि वही टेप बज रहा है कांग्रेसियों का, और फिर प्रियंका गांधी जी आ गई, प्रियंका गांधी जी आ गई, प्रियंका गांधी जी आ गई। 6% वोट था कांग्रेस का, लेकर के 1% वोट पे आ गई। सीट था वो 0 सीट पे आ गया, 1 सीट जीता, वो इंडिविजुअल जीता, उसमें सोनिया मतलब हरा नहीं पाई प्रियंका जी उसको। इसलिए मैं साधुवाद देता हूं उस कैंडिडेट को जो कांग्रेस ही जीत गए। हमारे एक बंधु, मैं नाम भूल रहा हूं, माफी के साथ कह रहा हूं, प्रियंका गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में, उन्होंने 6% को 1% पर ले आया। और अगर उनके आप भाषण सुनिए लफ्फा जी, सेम जैसे आप भी चल रहा है चैनल पे, चलने दीजिए, हम लोग काम करते हैं, हमको एक गाली दे दे, वर्मा जी चाहे तो अभी तुरंत गाली दे देते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गाली देते रहे। ठीक है अजय वर्मा जी, आप कह रहे थे कि झूठ का पुलिंदा है इनका पूरा संकल्प पत्र, और अगर इतने मुद्दे हैं, अगर इतनी नाराजगी है लोगों के बीच, तो आप उस नाराजगी को कभी अपने पक्ष में भुना क्यों नहीं पाते? ये तो हम राज्य दर राज्य देख रहे हैं। अजय वर्मा जी, और नीचे गिर जाएगा इनका,
क्योंकि प्रियंका जी चली गई और नीचे की तरफ जाएगा ये। लिख लीजिए मीमांसा जी। चलिए जवाब देने दीजिए। आपको आपने अपनी बात पूरी रख ली। अजय वर्मा जी, इस नाराजगी को आप अपने पक्ष में क्यों नहीं भुना पाते अलग अलग राज्यों में? मीमांसा जी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो ये आईटी सेल इनका सुबह एक सीडी जारी कर देता है, ये फिर आईटी छोटे बड़े क्या है? अरे भाई सुन तो लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं तो आईटी सेल से आप, कुछ मैं मानता हूँ कि अमित मालवीय जी आपके दिमाग में चारों तरफ से गूंज रहे हैं। अरे भाई सुन लीजिए, कुछ कर रहे हैं आईटी सेल। ठीक है, अपनी बात को पूरी रख लें, फिर आप काउंटर कीजिएगा, फिर आप काउंटर कीजिएगा। हाँ अजय वर्मा जी बोलिए। इनसे कहिए कि बेचैन ना हो, जब इन सत्यता खुलती है, कलई उतरती है, तो जो चांदी का बर्तन की चमक है वो दिख जाता है कि ये नकली चांदी है। तो हिमाचल के लोगों को, वहाँ के सेब उत्पादकों को, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के मध्यम वर्ग के व्यापारियों को, वहाँ के गरीब लोगों को, वहाँ के छोटे कर्मकार को, वहाँ के हर उस नागरिक को ये दिख गया है कि झूठ के बादशाह, झूठ के पुलिंदे, झूठ के राजा देश के तमाशा राजा के साथ आ गए और वही राग अल्पाने आ गए। मित्रों, चुनाव आ गया है, सीट जीतनी है, ना महंगाई पे लड़ेंगे, ना बेरोजगारी पे लड़ेंगे। और आप देखिए मीमांसा जी, हम 50 से ज्यादा सीट जीतकर, और वो लिस्ट भी आपके पास भेज दूं, मिलान कर लेना कि हम 50 से ज्यादा सीट जीतकर यहाँ गुजरात में 100 से ज्यादा और यहाँ 50 से ज्यादा। ये जो उपचुनाव होते हैं, ये तो आप जानती हैं स्टेट में सरकार के उपचुनाव होते हैं। अगर इनके उपचुनाव होते तो ये महाराष्ट्र तो नहीं जीतते। ये उपचुनाव तो चलिए छोड़िए, मैं तो राज्यों की बात कर रही हूँ। मैं राज्य विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश में आपके पास मौका था, उत्तराखंड में था। आप अगर परिवर्तन की बात करते हैं अजय वर्मा जी, तो वो परिवर्तन दिखाई भी तो देना चाहिए। लोग तो एक ही दल को बार बार मौका दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? ये तो आपको सोचना चाहिए इस पर। 2022 में हम दोनों स्टेट जीतेंगे। 23 में 9 स्टेटों पे हमारी लड़ाई बीजेपी से, केवल हमसे ही लड़ाई बीजेपी की होगी और किसी से। और 24 में जनता इनके झूठे वादों के सारे पोल खोलकर इनको इनके घर वापसी कर देगी। देखिए, बहुत तेजी से अगर आप बॉल ऊपर फेंकेंगे तो उससे ज्यादा तेजी से नीचे आती है। एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आप जानती होंगी। तो ये चुंबकीय शक्ति जो है, हम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत जोड़ो राहुल गांधी चल रहे हैं। हम लोग सत्ता के भूखे नहीं है। अगर सत्ता के भूखे होते तो हम भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर राहुल जी जैसे देश के प्रधानमंत्री मोहल्ले और वार्ड के चुनावों की तरह घूम कर मोहल्ले और वार्ड में देश की स्थिति छोड़कर, चाइना बॉर्डर का ध्यान छोड़कर, देश के मुद्दों को छोड़कर, महंगाई मुद्दों को छोड़कर, डॉलर आज 83 रुपए पहुंच गया है, महंगाई इधर सुपर स्तर पर है, बेरोजगारी इधर सुपर स्तर पर, उन सबको भूल पर केवल नगर निगम के चुनावों की तरह प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कितना बढ़ा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से। अरे भाई, और भी नेता हैं आपके पास, किस तरह से वो प्रधानमंत्री पद की गरिमाओं का जाकर बस एक ही काम है, कांग्रेस कोसना, कांग्रेस मुक्त बात करना, ना जनता के मुद्दों की बात करना। गुजरात में जाते हैं तो गुजरात मॉडल पे नारियल फोड़ते हैं तो सड़क टूट जाती है, भैंस चक्कर मारती है तो वो बुलेट ट्रेन। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल राजीव जी, आपके संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता है वो महिलाओं को दिखाई दे रही है। मेरा इसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल है कि आप कहते हैं सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण आप महिलाओं को देंगे। आपने टिकट कितनी महिलाओं को दिया? देखिए, अभी तो टिकट मेरे हिसाब से अभी फाइनल तो हुआ नहीं है, तो मैं इस विषय में तो मैं नहीं कह सकता कि टिकट कितना दिया जाएगा। अभी तो टिकट रिलीज नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में, सुन लीजिए, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, अपने संगठन में अगर आप जा करके देखेंगे तो महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व है और भारतीय जनता पार्टी उसकी दिशा में काम कर रही है। इसलिए इस विषय पर, और इस विषय के लिए मैं बोलने के लिए नहीं हूँ कि क्या आप कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बार बार जो लोग बात कर रहे हैं ना, अगर हम काम नहीं करें, जैसे आपने कहा 27 साल से अगर गुजरात में है तो ये लोग जनता को गाली दे रहे होते हैं। ये जो हमारे विपक्षी सरकारी पद क्यों खाली पड़े हैं राजीव जी? सरकारी पद क्यों खाली पड़े हैं? सरकारी पद खाली है। देखिए, 2 साल कोरोना था, सारे भरे जाएंगे। अभी कहा है उन्होंने कि देश में अभी 70,000 लोगों को एक साथ अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। नहीं तो कब करेंगे? मतलब चुनावों का इंतजार किया जा रहा था क्या राजीव जी, कि फिर बोलेंगे हम लोगों से कि हम रोजगार देंगे? जो पद खाली पड़े हैं कम से कम 5 साल में वो तो भर लिए जाते हैं। मीमांसा जी, 2 साल देश एक अनप्रेसिडेंट, पूरी दुनिया, देश नहीं पूरी दुनिया एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन से जूझ रही थी। इस परिस्थिति में भी अगर आप भारत की देख लीजिए, जो रहा है ये भारत, उसमें आज चल रहा है और जिस तरीके से अब इस पर तेज गति से काम हो रहा है, और आपने देखा खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा हर स्टेट में चल रहा है। और इसकी जो पूरी परिस्थिति है, मैं आपको एक बात बताता हूँ
कि जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसीलिए जनता हमको बार बार समर्थन कर रही है। मीमांसा जी, एक बात आप- ठीक है अजय वर्मा जी, भ्रमित- या आप अपने राज्यों का भी तो हाल देख लीजिए। बेरोजगारी दर राजस्थान में कितनी है, टॉप पर है। नहीं तो मीमांसा जी, लोग आप पर विश्वास कैसे करेंगे कि आप रोजगार मीमांसा पैदा जी, करेंगे लोगों के लिए? हम रोजगार देने का काम करते हैं, ये छीनने का काम करते हैं। हम भारत जोड़ने का बात करते हैं, ये तोड़ने की बात कितने करते लोगों हैं। को रोजगार दे दिया आपने राजस्थान में? नहीं, कुछ नहीं, आंकड़े हमने बता दीजिए, लोग राजस्थान- सुन रहे हैं आपको, राजस्थान- हमें भी नहीं, पता चल जाएगा। राजस्थान में अभी हमने 4100, देखिए 4100 पुलिस के लोगों को नौकरी दी है। रिजल्ट आपको भेज दूं। फिर हमने टीचर्स की नौकरी दी है 611। मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको। और अभी रिसेंट मैं भी आंकड़ों की बात कर रही हूँ अजय वर्मा जी, राजस्थान टॉप पर आता है। जी नहीं। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ये चाहते हैं कि हिमाचल में और देश में जो सरकार डबल इंजन की है, इनकी जितनी फेलियोरिटी है प्रैक्टिकल के तौर पर, कश्मीर में 370 के बाद क्या कश्मीरी पंडितों, 30 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों के कत्ल हुए, निर्मम हत्या हुई है और 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। और ये लेकिन कश्मीर की बात मत कीजिए ना अजय वर्मा जी, हिमाचल की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं, उसी तक ही सीमित रहिए आज। मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ देश की, मीमांसा जी, कि हिमाचल में देवभूमि को कलंकित करने का काम ये प्रोपेगेंडिस्ट कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडिस्ट कर रहे हैं। और इनका काम केवल प्रोपेगेंडा फैलाओ, झूठ उगाओ, झूठ फैलाओ और झूठे वादे और किसी तरह से सत्ता हत्याओ। सत्ता हत्याने का काम जर्मन का तानाशाह हिटलर भी करता था और उसकी जो प्रोपेगेंडिस्ट टीम का इंचार्ज था जोसेफ गोपाल, वो भी करता था। ये भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन भारत की जनता, हिमाचल की देवभूमि सफल नहीं होने देगी। अच्छा ठीक है राजीव जी, ये बता दीजिए, इस बार 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 ये कहा जा रहा है कि रिवाज बदलेगा। जो हम देखते रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, एक बार सत्ता पक्ष को मौका मिलता है, फिर विपक्ष को मौका देती है वहां की जनता। इस बार ऐसा क्या है कि जनता आपको फिर से मौका देगी? क्या किया है बीजेपी की सरकार? उसके पीछे दो कारण है, मैं बताता हूँ। मैंने कहा ना, मैंने ओपनिंग, आप अगर आज हमारे अध्यक्ष जी का जिस समय रिलीज हो रहा था संकल्प, तो उस समय से अगर आप भाषण सुनते कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहां जाकर के आप किसी से भी पूछ लीजिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क है, देख लिए आप, देखिए बिहार में नीतीश कुमार जी की पहली बार सरकार वापस आई थी, उसके पीछे सबसे बड़ा रोड और इलेक्ट्रिसिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये तीन चीज डेवलपमेंट को फ्यूल करता है। कि ये तीन चीज पर अगर काम नहीं हुआ है तो कोई भी सरकार वापस नहीं आ सकती। और जहां तक इतनी बड़ी त्रासदी को जिस तरीके से गवर्नमेंट ने निकालने का काम किया, आज भी चाइना में लॉकडाउन चल रहा है। जिस तरीके से ये अपने टाइम की बात करेंगे तो 10-10, 20-20 साल लग जाते थे इनको वैक्सीन, 2 वैक्सीन इंडिया में। बीच में मत बोलिए वर्मा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं इस सब मैं नहीं करना चाहता। मेरा क्या कहना है, ठीक है, आपको जो बोलना है बोलते रहिए। आप लोग जितना, ठीक है, जल्दी से राजीव जी, वक्त बहुत कम है, मैं अजय जी से भी एक कमेंट ले लूंगी, जल्दी से अपनी बात रखिए। मेरा सिंपल इतना कहना है कि हमने जो, इसलिए हमको मिलेगा, ये रिवाज क्यों बदलेगा? राज नहीं बदलेगा, क्योंकि जो हमने संकल्प पत्र में पिछली बार कहा था, 20 पॉइंट्स थे एग्जैक्ट में, अगर आप कहें तो मैं निकाल के बता दूं, उस 20 पॉइंट्स में जो हमने काम किया है। और क्या कहा नड्डा जी ने, जो कहा वो तो किया ही, जो नहीं कहा वो भी किया। ये बीआरओ के रोड की क्या स्थिति थी, ये जाकर के किसी से भी पूछ लीजिए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनके एके एंटनी ने कहा था कि हम बॉर्डर पर रोड नहीं बनाते चाइना आ जाएगा, और सारी रोड चमचमाती हुई चल रही है। अब देखिए बहुत बड़ा विषय है किस तरीके से, देखिए डबल इंजन की सरकार इतना काम कर रही है, तो फिर ये आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य के मैनिफेस्टो में डालने की क्या जरूरत पड़ जाती है? मैं फिर से उसी सवाल पर आ रही हूं। आप बता रहे हैं ना इतनी लंबी फहरिस्त है। जब इतना विकास किया है, लोगों ने वो विकास देखा होगा, उसका एहसास किया होगा, तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों इसका साथ? आइडियोलॉजिकल विषय है मीमांसा जी, इसको समझिए। आइडियोलॉजिकल विषय है, ये हमारे सांसों से जुड़ा हुआ विषय है। चाहे राम मंदिर हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, आर्टिकल 370 और भी कुछ मुद्दे हैं, आपको पता चलेगा। अभी सीए था, क्यों ये आया? क्योंकि जो माइनॉरिटी है पूरे तीनों कंट्री में, जो माइनॉरिटी है उसमें सिख है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, ज्यूज है, पारसी है, हिंदू है, ये हमारे दिल से जुड़ा हुआ विषय है। इनके लिए वो नहीं है, ये तो बंटवारा करने वाले लोग हैं। ये भारत जोड़ने की अजय वर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है अजय वर्मा जी। मीमांसा जी, हिंदुस्तान में वो लोग, हमारी कंट्री में लोग, हिमाचल प्रदेश वो ऐसा देश स्थान, सबसे ज्यादा प्राथमिकता है रोटी, अनाज और सड़क, ये सारे मुद्दे आते हैं। तो
या मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। अजय आप वर्मा जी अनाज का। की बात कर रहे हैं, राशन योजना तो चला चलो, रही है चलो, सरकार, चलो, राशन योजना तो चल रही है गरीब लोगों के लिए। कहां से इन पे बात करें, उसे मत भटकाइए। परिवर्तन का नियम के लोग नहीं अजय वर्मा जी, अब ये भी तो देखिए ना, सभी लोगों के लिए समान अधिकार मिले शादी में, तलाक में, और जो आपका प्रॉपर्टी का जो Inheritance, बंटवारा होता है, inheritance, property और वो सभी inheritance। धर्मों पर लागू हो एक समान, तो इसमें किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? अजय वर्मा जी, सौगंध राम की सरकार बदल के, मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट हो या कोई हो, इससे पहले आदमी को नौकरी मिलना चाहिए। नहीं नौकरी रोजगार की बात आपने कर लिया जी। मेरा सवाल सीधा सीधा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है, वो आता है तो आप उसका समर्थन करते हैं, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब कि करते हैं या नहीं करते हैं, एक ही बात होगी ना। संसद में ये जवाब दे देते हैं कि जाने हैं, साफ करते नहीं अब आप भी तो मुद्दे से इसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट सवाल है भाई, चाहते हैं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में या नहीं चाहते हैं? निभाएगा वो भूमिका है लोकतंत्र में, ये ईमानदारी से साफ लेके आएंगे, हम लोग तैयार रहेंगे। प्रोपोगेंडे फैलाए विरोध हम करेंगे। नहीं तो आप तैयार हैं, मतलब यही समझा जाए? क्या कहा, हिमाचल के गैर मुद्दों की जरूरत के बाद ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। सीधा जवाब देने से आप बच रहे हैं अजय वर्मा जी। मैं तो बिल्कुल वहां जरूरत नहीं है इसकी। नहीं आपने महंगाई की बात कर ली, बेरोजगारी की बात कर ली, मैंने उनसे उस पर जवाब भी ले लिया कि बहुत सी समस्याएं हैं राज्य में, सब पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन आप भी तो अपना स्टैंड क्लियर कीजिए ना, आप इसके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? स्टैंड तो एक ही हो सकता है। अभी यूनिवर्सल सिविल कोड की जरूरत नहीं है और इन झूठों को वापस जरूरत नहीं है, यानी कि आप इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं? नहीं है जरूरत, अभी जरूरत नहीं है। हिमाचल की जनता के हम साथ थे और रहेंगे। हम खुद पे नहीं उगाते, उत्पादों की तरह तहस नहस नहीं करना चाहेंगे। अभी जरूरत नहीं है राजीव जी, कब लेकर आ रहे हैं आप? अभी जरूरत नहीं है। देखिए इनकी जरूरत नहीं 2024 से पहले आ जाएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि हिमाचल में सरकार बनेगी, उसकी पॉलिसी बनेगी और जो कमेटी बना करके, ठीक है। लेकिन मैं इनको कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की कोई जरूरत नहीं बचेगी। इनकी इतनी, देखिए इनको लोकसभा में ना इनके पास विरोधी पक्ष का नेता का कैपेसिटी जनता ने उड़ा दिया। जनता ने कहा नहीं तुम लोग लायक नहीं हो। चलिए वो तो जनता जनार्दन के हाथ में है, फैसला किसके पक्ष में आता है और वो भी तस्वीर क्लियर हो ही जाएगी। जनता देश विरोधी लोगों को ठीक है कर देगी। देखिए पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है, वही फैसला करेगी किसके पक्ष में, किसके विरोध में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त था आज की चर्चा के लिए।